1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि 1956 के पहले मध्य प्रदेश नहीं था, उसके पूर्व भी मध्य प्रदेश था। लेकिन हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, 48 में आम चुनाव हुए, उसके बाद जब नई सरकारें बनी उन्होंने अपने हिसाब से प्रांतों की रचना की। उसके पूर्व कहीं रियासतें हुआ करती थी। तो 1 नवंबर 1956 को ऐसा कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। हमारा जो मध्य प्रदेश है ये कुल 52 जिलों से मिलकर के बना हुआ है और इन 52 जिलों की रचना 10 संभागों में की गई है, अर्थात 10 संभाग में मिलाकर के कुल 52 जिले हमारे इस मध्य प्रदेश में हैं। सन 2000 के पूर्व मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता था, लेकिन 2000 में 16 जिलों को मिलाकर के एक छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना। उसके बाद बचा हुआ जो हमारा मध्य प्रदेश में, उसमें आज वर्तमान में कुल 52 जिले हैं और इन 52 जिलों की रचना जो है वो 10 संभागों में मिलकर के की गई है। इधर से जब हम शुरुआत करते हैं तो पहला संभाग जो है वो हमारा उज्जैन पड़ता है, जिसमें कुल 7 जिले हैं। मध्य प्रदेश से आगे बढ़ते हैं तो दूसरा संभाग इंदौर है, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ का क्षेत्र अलीराजपुर वाला जिसमें आता है। तीसरा संभाग हमारा भोपाल है और आगे बढ़ते हैं तो चौथा संभाग है वो होशंगाबाद, नर्मदापुरम जिसको कहते हैं। पांचवा जो है वो जबलपुर, अगला है जो छठा है वो जो सागर। इधर यूपी तरफ जाते हैं तो हमारा ग्वालियर और आगे बढ़ते हैं तो चंबल, ग्वालियर से लगा हुआ ही है, शहडोल और रीवा। इधर ऐसे 7 कुल 10 संभाग को मिलाकर के हमारा पूरा मध्य प्रदेश बनता है, जिसमें 10 संभाग और कुल 52 जिले हैं। जिस संभाग में हम रहते हैं इसको उज्जैन संभाग कहते हैं। उज्जैन संभाग में कुल 7 जिले हैं और इन 7 जिलों की रचना कुछ इस प्रकार के से की गई है कि पूरा का पूरा सर्कल बनता है। उज्जैन को सेंटर में मान करके चारों तरफ के जिलों को उज्जैन संभाग में लिया गया है। पहला जिला उज्जैन है, अगला जिला उज्जैन के बाद दूसरा हम माने तो हमारा देवास, तीसरा शाजापुर, चौथा आगरमालवा, पांचवा नीमच, छठा मंदसौर और सातवां रतलाम। उज्जैन को सेंटर मान करके चारों दिशाओं में जो जिले हैं, ऐसे 7 जिलों को मिलकर के हमारा उज्जैन संभाग बनता है। उज्जैन जो है ये संभाग पूरे देश में महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि उज्जैन जो है वो विश्व का सेंटर माना जाता है। उज्जैन की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। विश्व का सेंटर माना जाता है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, राजा महाकाल की नगरी है, एकमात्र देवता हैं जिनके आगे राजा शब्द जुड़ा हुआ है और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन में कोई भी राजनेता जो रात्रि विश्राम नहीं करता, वो रात नहीं रुकता। सियास्त के समय हम सब लोगों ने देखा, मुख्यमंत्री भी आते थे तो रात के समय, शाम के समय वो इंदौर चले जाते थे, क्योंकि यहाँ का राजा जो है वो महाकाल है, अन्य कोई राजा नहीं हो सकता। और विक्रमादित्य की नगरी है। विक्रमादित्य ने शकों को परास्त किया था और शक संवत की स्थापना की थी, इसलिए उज्जैन उस दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कालिदास की नगरी है, भर्तरी गुफा यहाँ पर है और सबसे बड़ी बात ये कि भगवान कृष्ण, जिसको नीति शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं, वो भगवान कृष्ण को भी विद्या अध्ययन करने के लिए अगर कोई जगह का चुनाव करना पड़ा तो उन्होंने उज्जैन का चयन किया। इस दृष्टि से उज्जैन जो है वो महत्वपूर्ण है और हम उज्जैन संभाग में रहते हैं। जिस संभाग में हम रहते हैं, इस संभाग में 7 जिले हैं। जिस जिले में हम रहते हैं संयोग से उसमें भी 7 तहसील हैं। सबसे पहली तहसील उज्जैन। उज्जैन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दूसरी तहसील तराना है। तराना नाम से ही पता चलता है हमको, तराना का मतलब अच्छा होता है। गीत में, संगीत में तराना शब्द का प्रयोग किया जाता है। तराना में एक कायथा करके गांव है जिसका प्राचीन नाम काथीपत्य नगर है। वरामिहिर की जन्मस्थली उसको कहा जाता है। वरामिहिर ने वहाँ पर काफ़ी शोध किए थे। बाद में 80 के दशक में उज्जैन के कवि खगोल शास्त्री हैं श्रीधर विष्णु वाकणकर, उन्होंने भी उस पर काफ़ी सर्च किया है। तो पहली तहसील हमारी उज्जैन है, दूसरी तराना है। तराना के बाद
अभी अगर हम तराना की बात करें आज की, तो तराना के भी अभी दो भाग कर दिए, माकुड़न को अलग कर दिया, तराना को अलग कर दिया। लेकिन पहले तराना पूरी एक थी, आज माकुड़न और तराना दो तहसीलें मानी जाती। वैसा ही प्रयोग महतपुर तहसील में हुआ। अगली महतपुर पूरी तहसील एक मानी जाती थी, आज उसमें झारडा को अलग कर दिया है, महतपुर को अलग कर दिया, दो तहसीलें मानी गई। महतपुर का भी प्राचीन नाम महतपुर है, जहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, इसलिए दृष्टि से भी महतपुर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहली तहसील उज्जैन, तहसील है कि विधानसभाएं दो है, उत्तर और दक्षिण दो विधानसभाएं उसमें। तराना में माकुड़न और तराना को अलग अलग कर दिया गया। वैसे ही महतपुर में झारडा और महतपुर को अलग अलग कर दिया गया। अगली है घटिया, उज्जैन शहर से लगे हुए जो क्षेत्र है उसको घटिया माना जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते तो बड़नगर कवि प्रदीप की धरती, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कई भजन कवि प्रदीप ने लिखे, उनकी जन्मस्थली बड़नगर है। अगली खाचरोद और नागदा। नागदा का भी प्राचीन नाम नागदाह है। नाग का मतलब सर्प होता है, दाह का मतलब होता है दाह संस्कार करना। नागदा का काफ़ी प्राचीन इतिहास है। जब हम नागदा से रतलाम जाते हैं तो बाईपास पर एक बहुत बड़ा मिट्टी का टीला दिखता है। ऐसा कहते हैं कि वो सांपों को जलाई हुई राख का ढेर है। राजा परीक्षित का नाम सब लोगों ने सुना ही है। भागवत कथा में राजा परीक्षित का उदाहरण आता है, जिनसे कलयुग की शुरुआत हुई। और परीक्षित के भी पुत्र हैं जन्मजय। नागदा में राजा जन्मजय ने सारे सांपों का दाह किया था। उन्होंने मंत्र उच्चारण किया, हवन किया, और उस मंत्र के प्रभाव से देश भर के नाग जो है, सर्प जो वहाँ इकट्ठा हुए और उनका दाह किया था वहाँ पर। इसलिए वो नाग का दाह हुआ था, इसलिए नागदा शहर प्राचीन नाम उसका पड़ गया। जन्मजय ने भी सांपों का दाह क्यों किया था, इसकी भी अलग बड़ी लंबी घटना है। राजा जन्मजय जो थे वो परीक्षित के पुत्र थे। परीक्षित कौन थे? अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। अर्जुन कुंती का पुत्र था। कुंती जो थी वो राजा सूरसेन की पुत्री थी, और सूरसेन जो थे शस्त्रभव के पुत्र थे। शस्त्रभव कृतिवीर के पुत्र थे। कृतिवीर राजा कनक के पुत्र थे। बड़ी लंबी कहानी है। लेकिन ये जो राजा जन्मजय थे, इनके पिता जो थे, जिनसे कलयुग का प्रारंभ हुआ था, जहाँ से परीक्षित, राजा परीक्षित से कलयुग का प्रारंभ कहा जाता है। और जब कलयुग जब आया तो वो सोने पर आया था। तो राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट पहना हुआ था। कलयुग के प्रभाव के कारण से जब वो जंगल में जा रहे थे, वहाँ पर कोई ऋषि तप कर रहे थे, और चूँकि कलयुग का प्रभाव था इसलिए वो एक मरे हुए सांप को डंडे में उठा करके उस ऋषि के गले में डाल देते। उनके पुत्र जब आते तो उनको राजा पर क्रोध आता है और उनको श्राप देते थे कि जिस तक्षक, उस तक्षक प्रजाति का वो सांप था, कि जिस तक्षक सांप को तूने ऋषि के या मेरे पिता के गले में डाला है, आज से 7 दिन बाद इसी तक्षक सांप के कारण से तेरी मृत्यु हो जाएगी। और राजा परीक्षित की उस सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। ये जो थे राजा जन्मजय, इन्होंने अपने पिता के अपमान का या अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए संकल्प किया था कि मैं सारे नागों का दाह कर दूंगा, सबको समाप्त कर दूंगा। और इसीलिए उन्होंने नागदा में नागदाह करके एक यज्ञ किया। सारे मंत्र के प्रभाव से सारे सर्प उसमें आ करके स्वाद, ऐसे नागदा शहर। ये नागदा का भी अपना प्राचीन इतिहास है। हम जिस मध्य प्रदेश में रहते हैं उसमें उसका अपना एक, मध्य का मतलब होता है सेंटर, बीच में। हम भारत के बीच में रहते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश का अपना स्थान महत्वपूर्ण है ही। और मध्य प्रदेश में भी हम उज्जैन में रहते हैं। उज्जैन जो है वो संदीपनी की जन्मस्थली तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली कह सकते हैं। कि विश्व में अगर उन्होंने भारत भर में कहीं अपनी शिक्षा के लिए किसी जगह का चयन करने का अवसर मिला तो भगवान कृष्ण ने उज्जैन का चयन किया। तो ऐसी उज्जैन जो है वो उनकी शिक्षा स्थली है। कर्क रेखा वहाँ से गुजरती है, इसलिए विश्व का सेंटर माना जाता है। और राजा विक्रमादित्य ने शकों को परास्त किया और शक संवत की स्थापना उज्जैन में ही की थी। इसलिए उज्जैन का काफ़ी प्राचीन इतिहास है। और उज्जैन से लगा हुआ जो चारों तरफ का क्षेत्र है, पास का ही जिला मंदसौर नीमच जिसको कहते हैं, वहाँ पर पांडव के बारे में ऐसा कहते हैं कि पांडव को जब 1 वर्ष का अज्ञातवास
का जो समय था उन्होंने वहाँ पर गुजारा था। धर्मराजेश्वर की गुफाएं आज भी वहाँ पर। मध्य प्रदेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र है, इंदौर की तरफ हम जाते हैं तो महेश्वर पड़ता है। महेश्वर के बारे में ऐसा कहते हैं कि वो प्राचीन महिष्मती नगर है। महेश्वर के आगे ही जब हम धार जिले में प्रवेश करते हैं तो मांडव करके स्थान है, मांडवगढ़ जिसको कहा जाता है, उसका भी अपना प्राचीन इतिहास है। इंदौर से लगे हुए जितने भी जिले हैं वो सारे के सारे पर्यटक की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भोपाल को तो झीलों का नगर कहा ही जाता है। खजुराहो, पंचमढ़ी, सांची, ग्वालियर, ये सारा का सारा मध्य प्रदेश में है। कान्हा का राष्ट्रीय उद्यान, जबलपुर की तरफ हम जाते हैं जहाँ पर मंडला है, मंडला का अपना इतिहास है। तो ऐसे कई प्राचीन स्थल, पर्यटक स्थल मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश भारत के बीच में है, सेंटर है और इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में भी हम उज्जैन संभाग में रहते हैं, वो और उसके सेंटर में पड़ जाता है। उज्जैन संभाग में के अंदर भी हम उज्जैन ज़िले में रहते हैं और उज्जैन ज़िले के बाद हम जो उज्जैन नगर में रहते हैं वो काफ़ी सौभाग्यशाली है। राजा महाकाल की नगरी है, भगवान खुद वहाँ पर विराजमान है। ऐसे उज्जैन की नगरी में हम सब रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। हम सब के लिए सौभाग्य का समय है, अवसर है ये। और अमृत खुद यहाँ पर गिरा था। ऐसा कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय उसमें से कई रत्न निकले थे, 14 रत्न निकले थे। ऐरावत हाथी भी निकला था, कामधेनु गाय निकली थी, पंचजन्य शंख निकला था। 14 रत्न में से 2 रत्न महत्वपूर्ण थे, एक अमृत और एक विष। अमृत को कौन ले और विष को कौन ले, ये बड़ी समस्या थी। या इसको यूँ कह सकते कि विष को कौन ले और अमृत को कौन न ले। विष को लेने के लिए कोई राजी नहीं था, तब महाकाल ने उस विष को धारण किया और अगर उसको उतारते तो मर जाते, इसलिए उसको अपने गले में रखा। इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ है। ऐसा कहते हैं ना लोग कि जिसने अमृत पिया वो देव कहलाए और जिसने जहर पिया वो महादेव कहलाए। फिर अमृत की जब बारी आई तो अमृत को हर कोई लेना चाहता था, इसलिए उसको लेने के लिए झुमाझटकी देवता और राक्षसों हो गई। ऐसा कहते हैं कि 4 जगह इस झुमाझटकी में अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। उन 4 जगह आज कुंभ का मेला लगता है, वो अमृत तुल्य, उसमें से उज्जैन भी एक है।